नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सोशल मीडिया पर बम धमकी के बाद अब पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक वाहनों की जाँच की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और साथ ही सत्यापन की कार्रवाई भी तेज है। बॉर्डर और आंतरिक मार्गों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर रहकर अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर थानों में बम धमाके की धमकी मिलने के बाद दून पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमें शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक वाहनों की जांच पड़ताल कर रही हैं और साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, उनका सत्यापन किया जा रहा है। अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय बॉर्डर्स के साथ आंतरिक मार्गों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग अभियान की निगरानी में जुटे हुए हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। दोस्तों देखिए, एसएसपी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान जारी है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आने जाने वाले वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है, साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ प्रशासन कर रहा है और एक बार तसल्ली होने के बाद ही आगे उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरह का संभावित खतरा समय रहते टल जाए, जिससे ना लोगों को परेशानी हो और ना प्रशासन पर सवाल उठे। पुलिस अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही चेकिंग अभियान की निगरानी कर रहे हैं, यानी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि उस समय सत्ता के अहंकार में तत्कालीन सरकार ने देश पर आपातकाल थोपकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया, प्रेस की आवाज को दबाया और लाखों नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना सुनवाई के जेलों में बंद कर दिया गया। इस दौरान संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को भी गंभीर रूप से सीमित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, आपातकाल केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं पर एक बड़ा प्रहार था। उन्होंने ऐसे कठिन समय में भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन भी किया। तो देखिए, 25 जून 1975 जब देश में आपातकाल लागू किया गया था, आज की ही वो तारीख थी और ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया और कहा, ऐसे मुश्किल समय में भी जिन लोगों ने सच्चाई का रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता चुना, उन्हें नमन है। लेकिन कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए। कहा कि सत्ता के लालच में लोकतंत्र में एक काला अध्याय कांग्रेस ने दर्ज किया है। सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही इमरजेंसी के काल को याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरह इमरजेंसी के दौरान लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, कैसे लोगों की आवाज दबाई गई थी और कैसे कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। और वहीं राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र और संविधान की विफलता बताया, तो वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा पर पलटवार किया है। कहा कि बीजेपी अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बार बार आपातकाल का मुद्दा उठाती है। उन्होंने दावा किया कि देश साल 2014 से अघोषित आपातकाल जैसे माहौल का सामना कर रहा है। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार इस तरीके के कृत्य करती है, क्योंकि उनकी विफलताएं इतनी है कि उसको ढांपने के लिए वो लगातार इस तरीके के रास्ते अपनाते हैं, रास्ते अख्तियार करते हैं, जिससे उनकी विफलताएं ढक जाए। अरे भाई, कितनी बार कहोगे आप आपातकाल के बारे में? और हम तो 2014 से अघोषित आपातकाल को झेल रहे हैं। आज आपातकाल में तो ये सब नहीं हुआ, लेकिन जो आज हुआ है वो तो आपके सामने। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स किस तरीके का व्यवहार कर रहा है।
वहीं हरिद्वार में खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ ओवरटेक को लेकर हुए विवाद के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 22 जून की रात लक्सर खानपुर मार्ग पर दो पक्षों के बीच वाहनों को ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इस दौरान जाति सूचक शब्द, गाली गलौज और धमकी दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिकायत मिलने पर पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी वाहन से टक्कर मारने और अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए। अब पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है ताकि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई हो सके। ओवरटेक विवाद में पूर्व विधायक चैंपियन पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वायरल वीडियो के बाद चैंपियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और जाति सूचक टिप्पणी करने के गंभीर आरोप लगे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो का संज्ञान अब प्रशासन के पास है। प्रशासन तक मामले की शिकायत पहुंच चुकी है। आरोप है कि उन्होंने जाति सूचक टिप्पणी की और इतना ही नहीं, गाली गलौज भी की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। द्वाराहाट में सरकारी शिविर के दौरान हुए विवाद के बाद विधायक मदन बिष्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सफाई पेश की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष मंच संचालन कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। विधायक ने जल जीवन मिशन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई जगह पाइप और नल तो लगाए गए हैं, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने दावा किया कि योजना की कई परियोजनाएं अभी तक अधूरी हैं। पुतला दहन के मामले पर मदन ने कहा, उन्होंने विरोध कर रहे लोगों से कहा था कि पुतला जलाने के बजाय उन्हें ही जला दें। विधायक ने बीजेपी पर राजनीतिक मंच बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी दबाव में आने वाली नहीं है और हर राजनीतिक हमले का जवाब कांग्रेस देगी। तो देखिए, सरकारी कार्यक्रम में राजनीति के गंभीर आरोप के बाद अब प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। जल जीवन मिशन को लेकर सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कई जगह पर नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उनमें से जल नहीं आ रहा है। द्वाराहाट विवाद पर विधायक मदन बिष्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि केवल राजनीति की जा रही है। द्वाराहाट विवाद पर विधायक मदन बिष्ट का बयान सामने आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना के तहत हर जगह नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उनमें से पानी नहीं आ रहा है और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही ये भी कहा कि हर राजनीतिक जवाब के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और किसी भी आरोप से दबने वाली कांग्रेस नहीं है। आप देखिए, 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जल जीवन मिशन को लेकर भी कांग्रेस ने निशाना साधा है। ये दिखाना चाहती है कि हम ब्लॉक के माध्यम से, जिला पंचायतों के माध्यम से भी अफसर आते हैं। मैं अभी देख रहा था कैंप में, जल जीवन मिशन के तहत जो हमारा मेरे क्षेत्र में कम से कम 13 जो है 27 योजनाएं चल रही थी, जिसमें से 13 अभी तक वैसी और सरकार को मिलाई। और वहीं कांग्रेस ने लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा हालात में शिक्षा व्यवस्था अब शिक्षा से ज्यादा वसूली का माध्यम बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं के कारण मेहनत करने वाले युवाओं के सपने टूट रहे हैं। रंजीत रंजन ने कहा कि उत्तराखंड के युवा या तो सेना में जाकर देश की सेवा करते हैं या फिर पढ़ाई करके सरकारी नौकरी पाते हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक होने से उनकी मेहनत बेकार होती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे पूरी परीक्षा प्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि शिक्षा अब केवल शिक्षा नहीं रही, बल्कि वसूली का एक जरिया बन गई है। साथ ही ये भी कहा कि पेपर लीक होने की वजह से युवाओं के सपने टूट जाते हैं, क्योंकि प्रदेश के युवा या तो सेना में जाते हैं और या फिर सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक जैसी घटनाएं उनका मनोबल तोड़ती हैं और ऐसे में सरकार पर सवाल उठाती हुई कांग्रेस नजर आई। साथ ही
परीक्षा प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। तो नीट पेपर लीक मामले के बाद सरकार को कटघरे में खड़ी करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक जैसी घटनाएं अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का मनोबल तोड़ती हैं, क्योंकि प्रदेश के युवा या तो सेना में जाते हैं और देश की सेवा करते हैं और या फिर पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी हासिल करते हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, पेपर लीक होने की वजह से हर बार उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है और इसकी वजह से उनका मनोबल टूट जाता है। आज एक बहुत ही गंभीर चिंता जो देश के हमारे भविष्य, हमारा फ्यूचर, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा ही नहीं है, हम आपके सबके घर की, नौकरी पाने की, पढ़ाई करने की और इस शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण छात्राओं के दर्द की पीड़ा है, जिसको लेकर छात्रों की गूंज का आह्वान माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है। वहीं मानसून सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लोक निर्माण पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक समीक्षा बैठक की। सभी संबंधित विभागों को किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को मानसून के दौरान परेशानी ना हो, इसके लिए नहरों, ड्रेनेज और नालियों की सफाई समय पर कराई जा रही है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को भी प्राथमिकता दी गई है। कई स्थानों पर पैचवर्क का काम पूरा किया जा चुका है। संवेदनशील इलाकों में जेसीबी, पोकलैंड और डंपर जैसी मशीनें तैनात की गई हैं। साथ ही 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो देखिए, मानसून सीजन आने से पहले ही शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि मानसून के समय में कई बार जलभराव जैसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है। जलभराव होने की वजह से बीमारियों का खतरा तो बना ही रहता है, लेकिन दूसरी तरफ यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, आवागमन पर असर पड़ता है और लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। लेकिन सरकार की ये तैयारियां अब तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जहां सतपाल महाराज ने महत्वपूर्ण बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यवस्थाएं सीजन आने से पहले ही दुरुस्त कर ली जाए। सड़कों और नालियों के साफ सफाई पर भी बैठक के दौरान जोर दिया गया। तो मानसून सीजन की दस्तक से पहले ही सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों और नालियों की साफ सफाई पर जोर देने की बात भी बैठक के दौरान की गई। ये साफ कहा है कि मानसून आए और इससे पहले ही प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी होनी चाहिए। आगामी मानसून सीजन को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्षा ऋतु के दौरान आम जनता को असुविधा न हो। बैठक में सभी नहरें, ड्रेनेज, चैनलाइजेशन, जल निकासी, सड़कों से जुड़े ड्रेनेज नेटवर्क को समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जल भराव जैसी, बाढ़ जैसी परिस्थिति जो है वो प्रभावी रूप से उससे निपटा जा सके। उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण विकास योजनाओं और साथ ही मानसून से पहले आपदा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, वेलनेस सेंटर्स को सक्रिय रखने और आपदा प्रबंधन में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि उत्तरकाशी आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जिला है और इसीलिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना जरूरी है। उन्होंने दूरस्थ गाँवों में खाद्यान्न, गैस, ईंधन और जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में उन्होंने संवेदनशील इलाकों में मशीनें पहले से तैनात रखने और सभी तैयारियां पूरी रखने पर भी जोर दिया। तो स्वास्थ्य सेवाओं और वेलनेस सेंटर्स की समीक्षा की गई। उत्तरकाशी में 25 संवेदनशील जोन चिन्हित किए गए हैं। मानसून को लेकर मंत्री मदन कौशिक पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। इससे पहले मानसून सीजन दस्तक दे, प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी हो, ये सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है।
तत्काल उनको पैसा देना था, वो तत्काल सब चला गया है। कुछ इश्यूज वहाँ ऐसे हैं जो सरकारी लैंड पर मकान बने हुए थे, ऐसे 29 केस मुझे बताए गए ऐसे हैं। उन 29 केस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और मैं समझता हूँ उसका समाधान क्या निकालेंगे, उस पर बातचीत करके निकालेंगे। बाकी इश्यूज सारे रिजोल्व कर लिए गए हैं। वहीं लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में हुई भीषण आग की घटना के बाद अब काशीपुर प्रशासन और दमकल विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इसी को लेकर फायर विभाग की टीम ने शहर के कई कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान फायर सेफ्टी उपकरणों, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई। कई संस्थानों में सुरक्षा मानकों की कमी मिलने पर करीब आधा दर्जन संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। दमकल विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विभाग का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए आगे भी ऐसे निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे। तो लखनऊ हादसे के बाद काशीपुर में फायर सेफ्टी जांच तेज है। लखनऊ से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जो भीषण हादसा हुआ, उसके बाद अब उत्तराखंड के काशीपुर में प्रशासन इस बात को लेकर सतर्क है कि ऐसी खबर की, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। छात्रों की सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम तेज किए जा चुके हैं। हमारा अभियान लगातार जारी है चेकिंग का। जो भी कोचिंग संस्थान हैं, लाइब्रेरियां हैं, लगातार जारी हैं, और जिनके पास व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं पाई जा रही हैं फायर सेफ्टी की, उनको हम नोटिस जारी करके एक सुझाव पत्र टाइप का दे रहे हैं कि आप ये व्यवस्थाएं कराइए, और फायर एग्जिट जहां नहीं है उनको श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय काशीपुर व मुख्य अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर महोदय को भी प्रतिलिपि करी जा रही है नोटिसों की। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय राज्य शोध संस्थान की स्थापना की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इस संस्थान में योग, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, संस्कृत और साथ ही अध्यात्म सहित भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध किया जाएगा। प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने हरिद्वार पहुंचकर संस्थान की स्थापना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की आध्यात्मिक पहचान इसे इस संस्थान के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनाती है। वहीं गंगा सभा ने इस पहल का स्वागत किया है। कहा कि इससे हरिद्वार की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मजबूती मिलेगी। तो आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मजबूती देने के लिए प्रशासन और शासन की ओर से तमाम प्रयास देखने को मिल रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में नगरासू गुरुद्वारा मामले को लेकर जन आक्रोश सभा आयोजित की गई। ये सभा उन निहंग सिखों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के वापस पंजाब भेजे जाने के विरोध में बुलाई गई थी। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, महिलाएं और साथ ही युवा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने सरकार और प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, निहंग सिखों के मामले में कार्रवाई की मांग तेज है और निहंग सिखों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के वापस भेज दिया गया, जिसको लेकर जन आक्रोश सभा बुलाई गई। गुलाब राय मैदान में लोग एकजुट हुए और ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। निहंग सिखों के मामले में कार्रवाई की मांग अब तेज देखने को मिल रही है। मामले पर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग लोगों ने की है। गुलाब राय मैदान से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां निहंग सिखों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के वापस भेज देने को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तमाम लोग गुलाब राय मैदान में एकत्रित हुए और यहां पर सरकार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, नगरासू गुरुद्वारा मामले को लेकर प्रदेश में कई दिनों से हलचल तेज रही और उसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के प्रयास के बाद मामले को सुलझाया गया। ऐसा है कि हम लोगों को ललकारा गया था कि हम तुम्हारे कर्णप्रयाग में हथियारबंद और पता नहीं कितने गाड़ियां हम लोग आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो हमने कहा हम आपको कर्णप्रयाग की सीमा में ही नहीं घुसने देंगे और हम निहत्थे लड़ेंगे आपके साथ। मैं यहाँ पर खड़ा मिलूंगा आपको।
जो पहाड़ को ललकारेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने बहुत दिनों तक कड़वे घोट पे कि चलिए स्थितियां पैदा ना हो, लोग चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, पर हमने देखा कि इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तो हिम्मत बढ़ती जा रही है तो फिर हिम्मत का जवाब। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, यही एक है। और जिस तरह का चल रहा है कि ये आईटीबीपी रखी थी, वहाँ पे पुलिस फोर्स था, पर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल प्रेशर के कारण, क्योंकि प्रशासन भी है, मुझे नहीं लगता है कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। ये ट्रेनिंग मतलब मैं बहुत सारे आईपीएसओ को मुलाकात है हमारी कि एक जूलियस रेवेरो थे जिन्होंने पंजाब के आतंकवाद को ख़त्म किया। वो कहते हैं कि 2 पुलिस वाले भी 500 की भीड़ को कंटेंट कर सकते हैं। चमोली के डाइट गोचर में 5 दिवसीय समर कैंप और हस्तलेखन कार्यशाला की शुरुआत हुई है। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न स्कूलों के कक्षा 4 से 9 तक के कई छात्र और छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। शिविर का उद्देश्य बच्चों में सुंदर लेखन की कला को विकसित करना है, उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। बागेश्वर से आए विशेषज्ञ शिक्षक नरेंद्र गिरी गोस्वामी और उनकी टीम बच्चों को हस्तलेखन की बारीकियां सिखा रही है। खास बात यह है कि इस कार्यशाला में डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का मानना है कि डिजिटल दौर में हस्तलेखन की कला को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की पहल बेहद जरूरी है। 5 दिनों तक चलने वाला ये शिविर बच्चों के व्यक्तित्व विकास और साथ ही लेखन कौशल को नई दिशा देगा। तो बच्चों को सुंदर लेखन का हुनर सिखाया जा रहा है डिजिटल दौर में, जहां हस्तलेखन को लोग अब इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल दौर के दौरान किस तरह से हस्तलेखन की कला को बच्चों में आगे बढ़ावा देना है, बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि जब आप अपने लिखावट पर ध्यान देंगे तो 100 से अधिक छात्र छात्राओं को इस शिविर में शामिल किया गया है। 5 दिन तक ये शिविर चल रहा है। डिजिटल दौर में हस्तलेखन को बढ़ावा देने के इस प्रयास की सराहना की जा रही है। वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और यात्रा के दौरान बीच बीच में आराम करना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से पहले श्रीनगर और जोशीमठ जैसे स्थानों पर रुककर शरीर को वहां के मौसम और वातावरण के अनुकूल बनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 52,82,000 से ज्यादा लोगों यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। सतपाल महाराज ने उम्मीद जताई कि इस साल 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन सकता है। तो 4 धाम यात्रियों से सतपाल महाराज ने खास अपील की है। उन्होंने कहा कि आराम से यात्रा पूरी करें, जल्दबाजी और हड़बड़ाहट भारी पड़ सकती है। श्रद्धालुओं को सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। बीच बीच में आराम करके वातावरण के अनुकूल शरीर को ढालने के बाद ही अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करें, अन्यथा ये छोटी सी लापरवाही आपकी सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है। सुरक्षित यात्रा के लिए जल्दबाजी से बचने की अपील की गई। साथ ही सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये एक नया रिकॉर्ड स्थापित करे। में इस समय 6,09,382, गंगोत्री में 6,50,294, केदारनाथ में 13,21,067, बद्रीनाथ में 12,85,167, हेमकुंड साहब में 1,37,248। ये कुल मिलाकर के 40,03,158 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं जो हमारे धार्मिक यात्री हैं उनसे अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अपनी यात्रा में विराम देते हुए वो आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन।
नमस्कार।